Mixed martial arts and the world of UFC is something that is seeing an ever growing fan base in India. But Indian representation is still something of a work in progress. Luckily for us, all of you guys over here at Sports Today, well, we are sitting with one of the true trailblazers of MMA and UFC in India. We are joined by none other than India's first ever women's UFC fighter, Pooja Tomar, in this very special interview. Pooja ji, सबसे पहले तो धन्यवाद फॉर गिविंग अस दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। अब देखो, आपके 2 फाइट्स हो चुके हैं। आपकी लास्ट फाइट वाज मार्च में इस साल। अपने फैंस को बता सकता हूँ अगली बार कब आपको देखेंगे इन एक्शन यूएफसी में? जल्दी मैं नेक्स्ट फाइट आई होप कि मैं फरवरी में लड़ने वाली हूँ। तो फिर पोटेंशियली हम आपको फरवरी से नेक्स्ट एक्शन में देख सकते हो। आपकी थोड़ी इंजरी की प्रॉब्लम भी हो गई थी, अब सब एवरीथिंग इज फाइन इन दैट रिगार्ड, सब ठीक है, बॉडी इज गुड टू गो? ऑल गुड। लास्ट में एल्बो में मुझे इंजरी हुई थी, जिसके रिहैब के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगा। हाँ, आई थिंक आपका डेब्यू भी डिले हो गया था उसकी वजह से। यूएफसी की जो डेब्यू थी उसकी वजह से कुछ इंजरी की प्रॉब्लम आ गई थी ना उस टाइम पे? डेब्यू नहीं, ये वाली फाइट थोड़ी डिले हुई है। हाँ, फिर ऑब्वियसली ये एक काफ़ी फिजिकल स्पोर्ट है। आपकी इंस्पिरेशन क्या थी कि जब आपको ये स्पोर्ट स्टार्ट करना था? कहाँ से आपको ये आइडिया आया दिमाग में कि हाँ यार यूएफसी में ही जाना है? मैं जब छोटी थी, मतलब जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, छोटे गांव से, वहाँ पे लड़कियों को मतलब होना उनके लिए एक बहुत सैडनेस है कि एक लड़की हो गई है। तो तब से मेरे अंदर ये था कि मुझे प्रूव करना है कि मैं लड़कों से कम नहीं हूँ। तो तब से ही मेरा इंटरेस्ट थोड़ा मारपीट में स्टार्ट हो गया था। तो तब से फिर मुझे लगा कि हाँ, मुझे स्पोर्ट्स में चेंज करना है। और यूएफसी तो मेरा ड्रीम था, बट कभी सोचा नहीं था कि हाँ वो मुझे मिल पाएगा। हाँ, मतलब आप थोड़े अपने टिप्स बताइए या कोई सीक्रेट्स रिवील करिए, क्योंकि जो पाथवे होता है वो तो थोड़ा मुश्किल ही होता होगा अभी भी, कि फॉर्मल इतने स्कूल्स या जिम्स होंगे नहीं जहाँ पे कोई एक ऑब्वियस पाथवे मिलता होगा एथलीट्स को। और आपके लिए तो क्योंकि आप फर्स्ट हैं तो थोड़ी और ही मुश्किल हुई होगी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, बट मैं अभी भी मतलब अब सबको क्या है कि सबको यूएफसी जाना है, और जाना भी चाहिए, सबका ड्रीम होना चाहिए। बट हमारे इंडिया में वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। बट मैं सभी जनरेशन को ये बोलना चाहती हूँ आने वाली, कि आप बॉक्सिंग या एमेच्योर में किसी में भी ट्राई करें। बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स चुने, क्योंकि कहीं ना कहीं आप साई सेंटर में या स्टेडियम में आपको ये चीज़ मिल सकती है। वहाँ से स्टार्ट करके धीरे धीरे एमएम में स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, आपका भी जर्नी, आपने मुए थाई भी किया हुआ था, आप वन नाइट में भी थे, तो आपकी काफ़ी मतलब यूएफसी पहुंचने से पहले भी आपका थोड़ा जर्नी वो रहा था। वो आपको क्या लगता है आप प्रिपेयर कैसे हुए उसकी वजह से? क्योंकि आपको टाइम तो थोड़ा लगा था ऑब्वियसली, यूएफसी पहुंचना एज अ ड्रीम और वहाँ पहुंचना आसान भी नहीं होता। बिल्कुल, एक तो गाइडेंस कुछ नहीं थी, कि नहीं पता था कहाँ ट्रेनिंग करनी है, कैसे करनी है, कोई प्रॉपर सेंटर नहीं था। और आज भी कोई उस लेवल का सेंटर नहीं है कि एक अच्छा फाइटर निकल पाए। बट हाँ, कुछ छोटे सेंटर है जहाँ ट्रेनिंग हो पा रही है। इसीलिए मुझे इतना लंबा टाइम हुआ, कि मेरी इतनी लंबी जर्नी हुई कि मुझे इतने टाइम बाद यूएफसी मिला। आपको क्या लगता है जब आप बड़े हो रहे थे, आपके हीरोज और इंस्पिरेशंस कौन होते थे इस टाइम पर? मुझे रोंडा रूजी बहुत पसंद थी, जिसने एमएमए, फीमेल एमएमए को एक जन्म दिया। तो मुझे ये था कि मुझे एक दिन वहाँ पे होना है। नहीं, वो तो काफ़ी ऑब्वियसली अच्छी इंस्पिरेशन रही है, लेकिन रोंडा राउसी जब से उसने यूएफसी का रिटायरमेंट भी लिया था, वो ऑब्वियसली काफ़ी डिफरेंट चीज़ें भी की हैं। वो प्रो रेसलिंग में भी चले गई थी। आपकी कोई इंटरेस्ट है या अभी के लिए सिर्फ यूएफसी में ही फोकस है? नहीं, मैं फिलहाल के लिए मुझे यूएफसी में ही फोकस है। और फिर आपको क्या लगता है, जैसे आपको अभी, आप जैसे मैं कह रहा था, आप ट्रेल ब्लेजर हो, फर्स्ट वुमन इंडिया से जो वहाँ पहुंची, या फ्यूचर जनरेशंस को आप क्या ऐसा एडवाइस देना चाहेंगे, या फिर आप कुछ कर पाएंगे, कुछ गिविंग बैक सॉर्ट ऑफ अ थिंग, जो कि आप हेल्प आउट कर पाएँ दूसरे गर्ल्स को या दूसरे इवन एथलीट्स को, अगर उनको इंडिया से आना है एंड दे हैव टू मेक इट यूएफसी में? सबसे पहले तो मुझे बस ये टारगेट है कि मैं जल्द से जल्द अपनी एकेडमी या जिम ऐसा ओपन करूँ कि मतलब आने वाली जनरेशन को अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि बहुत मुश्किल है। हम लोग को नहीं पता था, हमें धीरे धीरे इतनी चीज़ें पता चली है। तो मुझे ये लगता है कि मैं बहुत लोगों को गाइड कर सकती हूँ कि आप ऐसे काम करोगे तो आपको जल्द से जल्द वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बिल्कुल। और आप जैसे कह रहे थे, प्रेपरेशन में भी बात होती है। जब आप फाइनली यूएफसी पहुंचे, जब आपका फर्स्ट फाइट का टाइम आ गया था, आपको माहौल उस टाइम पे वहाँ बैक रूम में और चेंजिंग रूम्स में कैसा लगता था? क्योंकि काफ़ी कंपेटिटिव तो हो ही जाती है वहाँ पे, तो वो आपके लिए शायद शौक था, या उससे पहले आप प्रिपेयर्ड थे कि नहीं ऐसे ही होने वाला है? नहीं, थोड़ी तो प्रिपेयर थी मैं, बट उससे पहले जो मेरे इंटरव्यू हुए वो सच में कुछ डरावने टाइप के थे। मैं मतलब मुझे अलग अलग कंट्रियों से मैसेज आए, यूएफसी ने मुझे भेजे कि पूजा आपके इंटरव्यू होने वाले थे। एक कोई जैपनीज़ था जिसने मेरा इंटरव्यू किया,
और उसने मुझसे बहुत ही एक ऐसा सवाल पूछा कि क्या आप इसको जीत पाओगे, सिर्फ आप इंडिया से आते हो, इंडिया का कॉम्बैट स्पोर्ट्स हम देखते हैं वो कुछ भी नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ एक इंडिया के अंदर से जब आप बाहर निकलते हो ना, और जब लोग आपको टॉर्चर करते हैं उस चीज़ से कि इंडिया में तो स्पोर्ट्स है ही नहीं सिर्फ क्रिकेट के अलावा, और वो मुझे बोल रहे कि आप फाइट खेलने जा रही हो या आपको लगता है जीत भी पाओगी। तो मतलब मैं वहाँ पे उसे बोल नहीं पाई। मैंने कहा कि फाइट जीतने के बाद शायद पता चले कि इंडियन सिर्फ क्रिकेट में नहीं है और भी स्पोर्ट्स में आ गया है। नहीं, ये तो मतलब एक्चुअली काफ़ी गलत बात है, क्योंकि इंडियन रिप्रेजेंटेशन अब बाकी स्पोर्ट्स में देखा जाए तो काफ़ी लंबा हो गया है। और आपने किसी से एडवाइस लिया था, मतलब कोई वेटरन्स या कोई यूएफसी वेटरन्स जैसे कि आप अगर आगे बढ़ना है तो फिर कुछ एडवाइस दिया उन्होंने? डिड यू सीक एडवाइस किसी से भी उससे फाइट से पहले? मेरे जो कोच है वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। मतलब मेरी जर्नी बहुत लंबी है कि मैं पहले वन में खेली, उससे पहले मैंने वुशु किया, बट जो प्रॉपर मैंने एमएमए किया है वो 3 साल से किया है। 3 साल पहले मुझे सोमा में बाली में जिम मिला, और वो जो कोच है उन्होंने मेरे अंदर वो देखी स्पिरिट कि नहीं ये लड़की कर सकती है, तो उन्होंने वर्क किया। और फर्स्ट फाइट में भी उन्होंने मुझे यही बोला कि पूजा हमेशा ध्यान रखना कि तूने किस चीज़ के लिए फ़ाइट की है, कहाँ से आती है, और ये फाइट जीतनी है, खेलनी नहीं है, कैसे भी करना है, बस ये विल लेके जानी है। वो तो फिर काफ़ी मतलब इंस्पिरेशन चीज़ होगी। अभी आपको कोई मैसेजेस या कोई रीच आउट करता है, जैसे कोई अप एंड कमिंग यूएफसी फाइटर्स या एमएमए फाइटर्स जो इंडिया में, आपको कोई मैसेजेस आते हैं कि यार आप कोई इंस्पिरेशन या टिप्स दे दो, ऐसे कोई कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आती है? काफ़ी मैसेज आते हैं कि दीदी आगे कैसे करना है, कैसे यूएफसी में जाना है, बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो बस मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप कोई भी एमेच्योर कॉम्बैट स्पोर्ट्स चुने इंडिया में, क्योंकि अभी बहुत मुश्किल है। छोटी भी एकेडमी आप जाओगे उनकी बहुत ज़्यादा फीस होती है क्योंकि बहुत कम है। तो बस यही है कि आप एमेच्योर में कुछ भी बेस्ट करें बॉक्सिंग में या रेसलिंग में, उसके बाद धीरे धीरे आप एमएमए में कर सकते हैं। ये आपने मेंशन किया, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इंडिया में कॉम्बैट स्पोर्ट तो मतलब आई थिंक सालों साल से आए जा रहे हैं। हम उसको उस नाम से शायद बोले नहीं, लेकिन कुश्ती और ऐसे जो मार्शल आर्ट्स होते हैं हमारे ट्रेडिशनल वाले, वो तो काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं। उनके लिए भी ये ट्रांजिशन आई डोंट थिंक मुश्किल होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि आप जब एमेच्योर से आपकी अगर बॉक्सिंग अच्छी है, आपके लिए वो चीज़ इजी हो जाए, क्योंकि आपका वो बोलते हैं ना, मैं वो तुम्हारे 1000 मूव से नहीं, लेकिन उस एक मूव से डरता हूँ जो तुमने 1000 बार किया है। तो अगर एक अच्छा बॉक्सर एमएमए में आएगा तो वो और अच्छा कर सकता है चीज़ों को सीखने के लिए, क्योंकि मिक्स मार्शल आर्ट में आपकी बॉक्सिंग अच्छी होनी चाहिए, रेसलिंग अच्छी होनी चाहिए। आप अगर नीचे ग्राउंड में आपका जूजुत्सु अच्छा होना चाहिए, तो आपको 10 चीज़ इकट्ठी सीखनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आप एमेच्योर से आपकी रेसलिंग अच्छी है, बॉक्सिंग अच्छी है, जैसे मैं वुशु बैकग्राउंड से हूँ, मैंने 5-6 साल वुशु किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किक पंच मेरे अच्छे हैं, तो मुझे ग्राउंड गेम पे काम करना है। और आपको कभी ऐसा लगता है कि आप इसके बियॉन्ड कुछ इवॉल्व करना चाहेंगे? आपका मेन बेस यही रहेगा कि ग्राउंड लेवल पे ही रहिए, एंड एक किक या एक पंच से आपको अगर मैच खत्म करना हो तो यही आपकी मेन स्ट्रेंथ है? हाँ, मैं हमेशा मेरा बिलीव मेरी स्ट्राइकिंग पे रहता है, बट लास्ट फाइट मेरी ग्राउंड गेम में मैं हार गई थी, तो मैं अभी थोड़ा उस पर ज़्यादा वर्क कर रही हूँ। मतलब कॉन्फिडेंस है, बट ज़्यादा कॉन्फिडेंस आज भी मुझे स्ट्राइकिंग पे है। हाँ, क्योंकि आप जो बोल रहे थे आप हारे थे, आप आई थिंक सबमिशन से हारे थे। हाँ तो वो जी। भी एक और एक फैसेट हो सकती है। आपको लगता है कि आप उस पर डेवलप करोगे या वर्क करोगे, या मेन फोकस अब स्ट्राइकिंग पे ही रहेगी? नहीं, बिल्कुल, मैं जिस चीज़ से मैं हारी हूँ मुझे उस पर बहुत ज़्यादा वर्क करना है, और कोई एक्सक्यूज़ नहीं है क्यों हारी हूँ, क्यों नहीं, हार है, बस मुझे उसको इम्प्रूव करना है। आप कभी सोचते हो कि यार देखो, फाइटर का जो करियर स्पैन होता है, एंड ये स्पोर्ट्स में नॉर्मली होता है कि जो पीक ईयर्स होते हैं वो कम ही होते हैं, आपको टाइम भी लगेगा यूएफसी में पहुंचने में, आप कभी ये सोचते हो कि यूएफसी के बाद मुझे क्या करना है? ये कभी थॉट आता है दिमाग में, या भी सिर्फ फोकस करियर पे? वैसे तो मेरा पूरा फोकस करियर पे है, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा एज को लेके लोग डर जाते हैं कि नहीं 30 हो गई है, इतने हो गई है, अब हमें थोड़ा रिटायरमेंट की ओर देखना है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप यूएफसी की होली होम एक फाइटर है, अभी उन्होंने शायद बॉक्सिंग की फाइट लड़ रही है, आई थिंक वो 43-44 ईयर्स की है। तो ऐसा नहीं है, एज इज जस्ट ए नंबर। आप बिल्कुल हार्ड वर्क करें, और उसके बाद थोड़ा मैं सोचती हूँ कि इंडिया में लड़कियों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना मेरे पास है मैं उनको सिखाने पाऊँ कि नहीं, हर दूसरी लड़की को या हर एक सिंगल लड़की को मार्शल आर्ट सीखना ही सीखना है। आप ये मेंशन करते हो कि आप एक छोटे गांव से आए थे, और आपकी स्टोरी आई थिंक काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन फिर कई ऐसे व्यूअर्स भी हमारे होंगे जिनको शायद ना पता हो। आप उनको थोड़ा इनलाइटन करिए कि व्हाट इज़ इट दैट लेड यू टू दिस पॉइंट कि आपको एमएमए परस्यू करना था। जो आप बोल रहे थे कि आप यंग एज से ही आप में वो फाइटर स्पिरिट थी, वो कहाँ से आई? वो
कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि इंसान टूट जाता है, उसे ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इस इन्हीं हालातों में जीना है, लेकिन मुझे उन हालात ने मुझे वॉरियर बनाया है। मुझे वो सिचुएशन ऐसी लगी कि बस लाइफ यहीं रुक सकती है, क्योंकि मेरे घर में 3 बहनें, हम और मम्मी और सब कुछ देखने वाले पापा जी थे, और इंडिया में भाई और पिता का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो कभी कभी किसी की भी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जहाँ गिव अप का टाइम आए, तभी ये सोचना है कि नहीं, या तो तुम बिल्कुल गिव अप करोगे तो ख़त्म हो जाओगे। तो वो उस चीज़ को अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग तरीके से ले, और मतलब वही चीज़ आपको वॉरियर बना सकती है। बिल्कुल। और आप जब यंग एज में थे, आपके काफ़ी स्ट्रगल्स हुए थे कि आज जैसा आप बोल रहे थे, आप एक घर से आए जहाँ पे 3 लड़कियाँ थी, तो सोशल स्टिग्मास होते थे उस टाइम पे कि आपको वो भी फेस करने होंगे कि नहीं, आप लड़की हो और आप ये लड़ाई झगड़े में क्यों जा रहे हो, ये यूएफसी छोड़ दीजिए, ये सब भी हुआ होगा आपके साथ? बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे मेरे गांव में रनिंग नहीं कर सकती थी मॉर्निंग में उठ के, तो मुझे मेरी मम्मी ऐसे कैप बिल्कुल लगा के, छोटे बाल कट करके, कि किसी को ना पता चले कि रोड पे रनिंग लड़की कर रही है। तो वो मम्मी मुझे सुबह सुबह आई थिंक 4:30 पे उठा के मम्मी देखती थी कि चल तुझे दौड़, मतलब उन्हें भी नहीं पता था मैं क्या करने वाली हूँ, उन्हें ऐसा लगता था कि कुछ तो करेगी, बट वो भी अगर पता चला कि मैंने रोड पे रनिंग की है तो वो भी गलत है, लड़की दौड़ेगी भी नहीं। तो इतनी सारी मुश्किलें हुई, हमेशा मम्मी ने हाइड किया कि मेरी लड़की इस चीज़ में जा रही है, और फिर उसके बाद मतलब समाज ने वो ही, अरे बेचारी के साथ क्या हो गया है, पिता भी नहीं है, भाई भी नहीं है, और अब शायद ये लड़की बिगड़ गई है, ये बाइक भी चलाने लगी है, ये दौड़ती भी है। तो मतलब समाज के अनुसार तो मैं बहुत गलत चल रही थी। आपका ये सबसे बड़ा सपोर्टर कौन थी, मम्मी ही? बिल्कुल मेरी मम्मी। क्योंकि आपने बताया था कि ये मैं पिछले इंटरव्यूज़ में भी पढ़ चुका हूँ कि शायद आपके पापा के साथ रिलेशनशिप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और फिर उनकी डेथ भी काफ़ी अर्ली, आपके अर्ली लाइफ में हो गई थी, तो मम्मी का सपोर्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इन दैट सेंस? मम्मी का बहुत सपोर्ट था, और पापा जी भी एक टाइम के बाद इतना हम तीनों बहनों से प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब हमने उनके बिना तो लाइफ सोची ही नहीं थी कि कभी होगी, बट अचानक हमें रात में उनके एक्सीडेंट की खबर आती है, तो हम तीनों ही बहुत ज़्यादा टूट गए थे कि अब लाइफ जिएंगे कैसे। और पापा जी मुझे, जितना उन्हें मुझे दुख हुआ था उससे बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करते थे, और हमेशा मतलब मेरे दिल में भी ये था कि आज मैं जहाँ हूँ वो मुझे देखे। बट उसके बाद भी मम्मी ने समाज से भी लड़ा, रिश्तेदार से भी लड़ी, सबसे लड़के घर में रोती थी, मैं मुझे बोलती थी जा तुझे जो करना है कर। यही तो मतलब स्पिरिट आई वुड से होना चाहिए। तो आपको, आपके लिए कोई मैसेज, या आप कोई मैसेज देना चाहते हो इंडिया को कि देखो, अगर एक पूजा तोमर आ सकती हो तो फिर ऐसे देश में हज़ारों लाखों पूजा तोमर होंगे, वो जस्ट वेटिंग कि हाँ यार वो एक सही अपॉर्चुनिटी मिले, उनको क्या मैसेज है आपके? बिल्कुल, मैं सभी, हमेशा मेरा ये रहता है, सभी पेरेंट्स को मैं ये बोलती हूँ, कभी मत सोचना कि मेरी एक लड़की है, मुझे बस एक दायरे में उसे रखना है। अगर आप उसे एक कदम आगे बढ़ाने देंगे तो वो पूजा तोमर, और हमारे अभी जैसे क्रिकेट में लड़कियां ही तो इतना नाम रोशन कर रही हैं, तो सिर्फ एक कदम आप उनके साथ बढ़ाओगे तो वो 1000 कदमों की दूरी आप बहुत लंबी तय कर सकती हैं। बिल्कुल। और आप जैसे कह रहे थे कि यूएफसी पहुंचने तक आपका वो थोड़ा जर्नी लंबा था, आपको लगता है कि अगर इंडिया में कोई और ज़्यादा छोटे मोटे प्रमोशंस भी आने लग जाए तो फिर उससे बेनिफिट होगा जो अप एंड कमिंग फाइटर्स के लिए, मतलब पाथवे थोड़ा इजी बन जाएगा? आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, और अभी एक दो छोटे मोटे प्रमोशन हो भी रहे हैं, एक अच्छा प्रमोशन भी इंडिया में हो रहा है जिसकी वजह से और अच्छे फाइटर निकल रहे हैं। मैं भी उसमें वर्ल्ड चैम्पियन रही हूँ, और आगे ऐसे ही अगर अपॉर्चुनिटी मिलती रही, और हमारी जो कॉर्पोरेट कंपनियाँ हैं, मैं भी चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वो स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करें या कुछ ना कुछ आगे बढ़ के आएँ, क्योंकि स्पोर्ट्स, इंडिया से बाहर अगर आप जाते हो ना, आप वैल्यू देखते हैं, जब पीछे मुड़ते हैं तो वो इन्फ्लुएंसर, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, कोई नहीं जानता है, सिर्फ स्पोर्ट्स में काउंट होता है। कितनी बार बहुत सारे जो बाहर के इंटरनेशनल कोचेज़ होते हैं मेरे से पूछते हैं कि तुम्हारे अच्छा कितने प्रोफेशनल एमएमए फाइटर हैं, कितने प्रोफेशनल बॉक्सिंग कर रहे हैं, कितने ओलंपिक में मेडल है। तो मैं ज़्यादा जवाब ना दे के कोशिश करती हूँ चुप, क्योंकि कोई जवाब ही नहीं होता उस चीज़ में। बिल्कुल। लेकिन आई एम श्योर आपको भी लगता होगा शायद कि ये एक टाइम आ सकता है जब लोग फिर पूछेंगे नहीं, वो बस देखेंगे कि यार इंडिया का इतना सारा टैलेंट है। आपको लगता है वो टाइम कभी आ सकता है फ्यूचर में? बिल्कुल बिल्कुल, और वो आ भी रहा है। जब मैंने एमएमए स्टार्ट किया तब कोई भी नहीं जानता था, किसी को नहीं, मतलब बहुत बताना पड़ता था, लेकिन आज मैं देखती हूँ कि जैसे मेरी एक यूएफसी की विन के बाद और यूएफसी में और भी लगता है कि फाइटर जाएंगे, उसके बाद बहुत लोग जानने लगे हैं कि मिक्स मार्शल आर्ट भी कोई गेम है। और ऑब्वियसली आप बोल रहे थे जैसे करियर पर आपको बहुत ध्यान है, आपको क्या लगता है एक बार रिटायरमेंट लेने से पहले, जो कि ऑब्वियसली आप कह रहे हो बहुत टाइम
है अभी, उसलिए तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन एक टाइटल विन, आप यूएफसी के फर्स्ट वुमेन्स इंडियन चैंपियन बन सकते हो, ये गोल तो यही रहेगा। बिल्कुल, वो मेरा मतलब अंदर है अभी भी कि मैं वो पूरी कोशिश करूँ, अभी आने वाली फ़ाइट को विन करूँ, फिर टॉप 15 में जाऊँ और फिर वो मैं बेल्ट की फ़ाइट, क्योंकि मैं ये समझती हूँ जिस दिन मैं वो बेल्ट जीत गई ना, उस दिन हर एक इंडियन की सोच चेंज हो जाएगी लड़कियों को लेके। बिल्कुल, क्योंकि हमारा देश ही ऐसा है, एक बार वो सक्सेस आ जाए फिर वो जो ग्लास सीलिंग हो जाती है वो टूट जाती है। तो बिल्कुल। आपको लगता है कितना टाइम, आई थिंक अगर आप प्रिडिक्ट करना चाहते हो कि ऑब्वियसली रैंकिंग्स में भी ऊपर जाना होता है, फिर वो एक कंपटीशन होती है और वो आप डिटर्मिन नहीं करोगे, वो तो प्रोमोटर्स के ऊपर है, लेकिन काम तो उसी की तरफ चल रहा होगा इस टाइम पे। बिल्कुल, बस हार्ड वर्क करने की है, और ये है कि वो एक टाइम पीरियड तो मैं एकदम बोल नहीं सकती, बट ये है कि जल्द से जल्द वो चीज़ हो जाए, और बस हार्ड वर्क करूँगी। बिल्कुल। पूजा जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस इंटरव्यू पे जुड़ने के लिए। थैंक यू, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, एंड आई रियली होप कि वो एक दिन आएगा कि आप बोलोगे कि आप इंडिया के फर्स्ट यूएफसी वर्ल्ड चैंपियन थे, और फिर हम ये इंटरव्यू फिर चलाएंगे कि हमने वर्ल्ड चैंपियन के साथ एक इंटरव्यू करी। थैंक यू सो Thank you. मच। Thank you all so much for joining us for this interview as well. Please don't forget, as always, like, share, subscribe, tap the bell. Stay tuned to Sports Today for more such videos and interviews.